हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्नेट इम्यूनिटी के थर्ड फैक्टर सेलुलर फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट फैगोसाइटोसिस और सेकंड एनके सेल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। फैगोसाइटोसिस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसको सेल ईटिंग कहते हैं। इसमें सेल का भक्षण होता है, सेल ईटिंग। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। उसके बाद अपन पहले फैगोसाइटिक सेल के बारे में बात करते हैं। फैगोसाइटिक सेल जो मैचनिकॉफ ने 1838 में इसकी डिस्कवरी की, और फैगोसाइटिक सेल को आगे दो भागों में और डिवाइड किया जाता है, जिसमें माइक्रोफेजेज एंड मैक्रोफेजेज रहते हैं। अब सबसे पहले माइक्रोफेज के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रोफेजेज आर द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको PMN, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स शामिल हैं। दीज आर डोमिनेंट वाइट सेल्स। ये इन द ब्लड, ये डोमिनेंट वाइट सेल्स रहती है ब्लड के अंदर। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल्स ये हम वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल के अंदर ये छोटे छोटे सेल्स रहती है जो एक इम्यून सिस्टम के अंदर मदद करती हैं, डिफेंस के लिए काम करती हैं। अब सेकंड जो मैक्रोफेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। मैक्रोफेजेस आर द सेल्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम की ये सेल्स होती है मैक्रोफेज। ये सेल्स बोन मैरो के अंदर प्रोमोनोसाइट्स विच लेटर डिफ्रेंशिएट इनटू द मोनोसाइट्स, ये बोन मैरो के अंदर प्रोमोनोसाइट के रूप में बनती हैं और ये बाद में मोनोसाइट के रूप में डिफ्रेंशिएट होती है। मोनोसाइट्स जो ब्लड के अंदर 24 आवर्स रहती है। मोनोसाइट्स रिमेन इन द ब्लड फॉर अबाउट द 24 आवर्स। देन दे माइग्रेट इनटू द टिश्यू टू बिकम द मैक्रोफेजेस। फिर ये टिश्यू के अंदर माइग्रेट होकर के मैक्रोफेजेस का निर्माण मैक्रोफेज के रूप में बन जाती है। मैक्रोफेजेस आर लॉन्ग लिव्ड एंड आर यूजुअली एंगेज्ड इन एनगल्फिंग द बैक्टीरिया, वायरस एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैक्रोफेजेस जो लॉन्ग लिव्ड है, मतलब ज़्यादा जीवित रहती है, एंड दे आर एंगेज्ड इन एनगल्फिंग द बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एंगेज रहती है, मतलब व्यस्त रहती है बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भक्षण के लिए ये व्यस्त रहती हैं। ये हमने फैगोसाइटिक सेल्स दो प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फैगोसाइटोसिस होता कैसे है, इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, फर्स्ट फेज इज कीमोटैक्सिस, which involve the movement of phagocytes to the site of infectious in response to the chemotactic factors produced by the foreign particles. Phagocytosis में फर्स्ट फेज होता है, उसमें उसे कीमोटैक्सिस कहते हैं, जिसमें फैगोसाइट्स जो इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स, इसमें कुछ केमिटैक्टिक फैक्टर्स निकालते हैं, जिसको केमिकल फैक्टर्स कह सकते हैं अपन। और केमिकल फैक्टर्स के कारण ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है ये इन्फेक्शन के साइट पर पहुंच जाती हैं, जहां पर इन्फेक्शन हुआ होता है वहां तक पहुंच जाती हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है या फर्स्ट फेज होती है फैगोसाइटोसिस के अंदर। और उसके बाद सेकंड स्टेप या सेकंड फेज होता है जिसको बोलते हैं अटैचमेंट, जिसमें फैगोसाइटिक सेल जो होती है वो फॉरेन पार्टिकल से अटैचमेंट करती है। नेक्स्ट स्टेज इज द अटैचमेंट ऑफ फैगोसाइट्स टू दीज पार्टिकल्स। वंस द अटैचमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट्स। एक बार अटैचमेंट होने के बाद इंजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइट्स प्रोड्यूस द सूडोपोडिया अराउंड द पार्टिकल्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है फैगोसाइट्स की, जो फैगोसाइट है सेल, वो फैगोसाइट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो सूडोपोडिया का निर्माण करती हैं, जिससे वह पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। पार्टिकल इज कम्प्लीटली एनक्लोज्ड इन द वैक्यूल विच इज़ नोन एज अ फैगोसोम। अब वो जो फॉरेन पार्टिकल हैं वो पार्टिकल
जो फैगोसाइटिक सेल है उसके द्वारा पूर्ण रूप से उसको एनक्लोज कर लेता है, घेर लेता है और एक वैक्यूल के रूप में इसको घेर लेता है। उसको फैगोसोम कहते हैं। द फैगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम ऑफ द फैगोसाइटिक सेल। अब जो फैगोसाइटिक सेल होती है, फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स रहते हैं और लाइसोसोम के साथ फैगोसोम फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन एंड द फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी लाइसोसोम। इस फ्यूजन के बाद एक सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के बनने के बाद किलिंग की प्रोसेस होती है, इंट्रासेलुलर किलिंग की प्रोसेस होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर किलिंग इज परफॉर्म्ड विच इज़ एन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइसोसोम ऑफ द फैगोसाइट्स। जो फैगोसाइट सेल्स होती है, फैगोसाइट सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स है वो कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं या सीक्रेट करते हैं, जिससे इंट्रासेलुलर किलिंग मतलब फैगोसाइट्स के अंदर कुछ सेल्स का मारना या मरना लगता है, जिससे और फाइनली द किल्ड ऑर्गेनिजम्स आर डाइजेस्टेड बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम्स फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशंस। और फाइनली जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, वो उसको जो किल्ड ऑर्गेनिज्म है उस किल्ड ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड और उसके जो प्रोडक्ट को जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट करके लाइसोसोम है जो उस एलिमिनेशन कर देता है, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचा है उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब ये पूरी स्टेप्स है जो हमने शुरुआत से पढ़ी है। फर्स्ट है जैसे कि बैक्टीरिया कोई एक एंटीवायरल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है और ये फैगोसाइट सेल्स है। फैगोसाइट सेल्स कीमोटैक्सिस होता है। कीमोटैक्सिस का मतलब है जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो फॉरेन पार्टिकल्स कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करता है, जिससे फैगोसाइट सेल्स उसके पास आ जाती हैं और आने के बाद अटैचमेंट होता है। सेकंड स्टेप होता है अटैचमेंट होने के बाद थर्ड स्टेप होता है इंजेशन के अंदर वो सूडोपोडिया का निर्माण करता है और बैक्टीरिया वगैरह को पूरा घेर लेता है। इस घेरने के बाद सेकंड जो अगला नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर इंजेक्शन का ही होता है, लेकिन इसके अंदर आके ये फ्यूज वैक्यूल्स के रूप में रहता है और ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होके फैगोसोम का निर्माण करता है। ये जो फैगोसोम है, ये फैगोसोम का मतलब है कि ये जो फैगोसाइट सेल है ये इसको वैक्यूल के रूप में पूरा कवर कर लेती है, इसको फैगोसोम कहते हैं। और इसके बाद फैगोसोम और लाइसोसोम दोनों फ्यूज होकर के सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो फॉरेन पार्टिकल है इसका किलिंग होता है और डाइजेशन होता है। ये इसका इमेज है, इससे आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको ये निकाल देती है, रिलीज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ये इमेज में दर्शाया गया है, इससे आसानी से समझ में आ जाता है। अब सेकंड फैक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे। अब सेलुलर फैक्टर्स के अंदर सेकंड नेचुरल किलर सेल्स जिसको एनके सेल्स कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दीज आर नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। ये एक नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती है, ये इसका भक्षण करना इसका काम नहीं होता है। दीज सेल्स कैन किल अ रेंज ऑफ अ ट्यूमर सेल्स एंड सेल्स इन्फेक्टेड विथ एनी टाइप ऑफ द वायरस विदाउट एनी एंटीजन स्पेसिफिसिटी। ये ट्यूमर सेल्स को एक रेंज तक किल करती हैं और सेल्स जो कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हैं उसे बिना कोई एंटीजन स्पेसिफिसिटी से किल करती हैं। एंटीजन स्पेसिफिसिटी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से समझेंगे। Viruses can replicate only inside the other cells before they could reproduce. They are killed by the NK cells. जो वायरस है वो सेल अदर सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। ये रिप्रोड्यूस होने से पहले इसको NK सेल्स मार देती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ NK cells to recognize the glycoprotein
which appear on the surface of the viral infected cell। जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, उसकी मदद से वो NK सेल्स उसको पहचान लेती है और उसको किल करने में मदद करती है। This recognition is done by the receptors on the NK cell surface, which bring the killer cells and the viral infected cells in the close opposition। जो NK सेल है, NK सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जो रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करते हैं, पहचानने के अंदर हेल्प करते हैं, और वे जो किलर सेल और वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है उसको पास में लाने में मदद करते हैं। अब अपन 4 फैक्टर्स इनेट इम्यूनिटी की बात करेंगे जिसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेचुरल इम्यूनिटी। ये नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर बहुत योगदान अपना देते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। The differences in the innate immunity shown by the different individual of the same race is known as a individual immunity। जो एक ही प्रजाति के जो सभी लोग हैं उसमें उन सभी अलग अलग जो लोग हैं, जो एक ही प्रजाति के लोग हैं, और उन लोगों के अंदर जो इनेट इम्यूनिटी है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग है, उसे ही इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। अपन सेकंड बात करते हैं इसमें स्पीसीज इम्यूनिटी की। दिस रेफर टू द रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन एग्जिबिटेड बाय द ऑल मेंबर ऑफ अ स्पीसीज। इसका मतलब है जो स्पीसीज है, कोई एक प्रजाति है, उसके सभी मेंबर्स हैं, वो एक कोई पैथोजन है या कोई एक बीमारी है, डिजीज़ है, उसके प्रति रेसिस्टेंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो कॉमन कोल्ड के लिए बहुत हाईली ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल का मतलब है उससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जबकि डॉग की बात करते हैं तो वे वायरस जो होता है कॉमन कोल्ड का, उससे आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये एक स्पीसीज़ है। स्पीसीज इम्यूनिटी के बारे में है, यानी एक पूरी प्रजाति जो है उसे सहन कर सकती है, उससे लड़ सकती है, ये स्पीसीज इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद रेशियल इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, यानी जातीय इम्यूनिटी, जिसमें विद इन अ स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में शो अ डिफरेंस इन द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। For example, in US, whites are the less prone to tuberculosis infection in the comparison to the Negroes। अलग अलग जो एक स्पीसीज़ के अंदर जो अलग अलग जातियाँ होती हैं, रेसेस होती हैं, उसमें जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो प्रभावित करता है अलग अलग जो डिफरेंट रेसेस, जो अलग अलग जातियां हैं वो अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है। आसानी से जो प्रभावित होती है ना, वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं तो यूएस के अंदर जो वाइट है वो लेस प्रोन है। प्रोन का मतलब होता है प्रवृत्त टू द ट्यूबरक्लोसिस के तरफ कम प्रवृत्त है। लेकिन निग्रूज की तुलना में जो ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कहने का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस जो है निग्रूज के अंदर ज़्यादा होता है, और वाइट्स यूएसए के जो वाइट्स है उसके अंदर कम होता है। उससे आसानी से प्रवृत्त नहीं करता है, बहुत कम उसको प्रवृत्त करता है, मतलब प्रभावित करता है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।